हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और नया जो सेक्शन है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। इट इज़ रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी जो है आज की जो लेटेस्ट जितनी भी रिसर्च होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। इन फ्यूचर भी आप यदि रिसर्च करोगे तो संभवतः जो है वो कहीं ना कहीं जो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन देन देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस। उनमें से हमने ये जो है सामने जो लिखी हुई है ये डेफिनेशन है कि यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स विद ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। या एक मैं लेमन स्टाइल में बताऊं, आपको एक साधारण तरीके से बताऊं तो कोई भी बायोलॉजिकल एलिमेंट है उसमें यदि टेक्निक का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वह बायोटेक्नोलॉजी होगा। और वह इस्तेमाल यदि ह्यूमन वेलफेयर के लिए है तो मतलब ये जो है इसका जो इस्तेमाल है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यदि इसके इतिहास की, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत पहले से, आज ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम आज मतलब आज के सिनेरियो में ही हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने समय से जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं जो है, जैसे यदि हम बात करते हैं, सबसे पहली बार जो है किसी बायोलॉजिकल एलिमेंट का यदि इस्तेमाल किया गया तो वो था बियर बनाने में। जो यीस्ट का इस्तेमाल किया गया था वो बियर बनाने, वाइन बनाने में इस्तेमाल किया गया था, फर्मेंटेशन के लिए। तो ये ईसा से लगभग 6000 साल पहले से बनती आ रही है बियर। और आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना जो है हम जो है किसी भी बायोलॉजिकल एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो उसके बाद जो है दूसरा बड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन थी, वो थी ईस्ट का ब्रेड बनाने में इस्तेमाल। ब्रेड भी आजकल में नहीं बन रही है, कहीं हज़ारों साल पहले नहीं बन रही, ये ईसा से 4000 साल पहले से जो है ब्रेड बनाई जा रही है। तो वो भी देखो कितना पुरानी बात है। उस समय जो है यीस्ट का इस्तेमाल किया गया था, वो भी जो है एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन ही है वो भी। इसके बाद 1900 के अंदर हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये जो है एंशिएंट टाइम में जो है बियर बनाई जाती थी उसका है, और ये आजकल मॉडर्न बायोलॉजी का एक नमूना है जिसमें कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो है बनाए जा रहे हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 1900 के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया गया था वो भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। 1944 में जब पेनिसिलिन की खोज हुई थी, पेनिसिलिन नोटेटम जो फंगस से, वह जो मॉलिक्यूल था वह एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक जो है, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक जो है एलिमेंट था। और उसका इस्तेमाल बहुत जो है आज की तारीख में भी काफ़ी जो है बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। तो वह एक बहुत बड़ी उस समय की खोज थी। लेकिन 1973 के बाद से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही कहें तो ट्रांजिशन फेज जिसे कहते हैं वो था। 1973 में क्या हुआ था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हुई थी, या कहें तो पहली बार दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। कोहेन और
बॉयर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार जो है ई. कोलाई के अंदर एक रिकम्बाइंड डीएनए को इंसर्ट करवाया था। तो वो पहला जो है एक तरह से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया था। उसके बाद 1974 में ही ट्रांसजेनिक माइस जो है वो बनाई गई थी। और उसके बाद तो जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो लगातार बनाए जा रहे हैं। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी, आरडीटी जिसे बोलते हैं, उसका जब जो इस्तेमाल या उसकी खोज हुई, उसके बाद जो है एक तरह से बहुत बड़ा जो है बायोटेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। इसके अंदर एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज, डीएनए लाइगेज की खोज, और पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, कैरी मुलिस द्वारा खोजी गई थी। उनके इस्तेमाल से जो है किसी भी जीन को हम असेंबल कर सकते हैं, किसी भी जीव में, किसी भी सेल, होस्ट सेल में डाल सकते हैं। मतलब हम चाहे जो कर सकते हैं। हम सेल के अंदर हम बात करते हैं, जैसे आज की तारीख में हम चाहें जैसा एनिमल बना सकते हैं, यानी कि हम जो मर्जी, हम कहते हैं कई बार आपने सुना भी होगा कि डिज़ाइनर बेबी की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक बच्चे इस तरह का बच्चा चाहिए जो कि जिसकी आंखें ब्लूइश हों, उसके बाल जो है करली हों, ब्राउनिश हों, उसकी स्किन एकदम फेयर हो, टॉल उसका रहे। तो इस तरह के जो जीन कंपोजिशन हम लेके, इस तरह के जो जीन हैं, जो भी जीन हैं, उनको एक साथ लेके और उसको हम जो है एक होस्ट सेल में डाल के और इस तरह का जो जीनोम क्रिएट कर सकते हैं और उससे उसी तरह का जो है जीव बना सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे बना सकते हैं। तो ये संभव है, लेकिन इथिक्स की वजह से जो है ये बैंड है कि हम इस पर काम नहीं कर सकते। ह्यूमन क्लोनिंग पर भी बैन है। आज हम बात करते हैं, यदि क्लोनिंग की बात करते हैं ना, तो एनिमल क्लोनिंग पर तो है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग पर बैन है। क्या क्या फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के? इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे कि जीएम जो क्रॉप्स हैं, जीएम एनिमल्स हैं, उनका निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है। जैसे जो बीटी कॉटन है, नाम सुना होगा आपने। बीटी कॉटन जो है बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, उससे एक जीन आइसोलेट किया जाता है और वह जो है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन जो है जो कैटरपिलर लार्वा है, उस पर जो आश्रित कैटरपिलर लार्वा है, उसको वह मारने का काम करता है। तो इस तरह के हम जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, गोल्डन राइस की बात ये है। मतलब हम जो है किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो है जीन में परिवर्तन कर सकते हैं और आज की तारीख में वो सारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग है। हम प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन फोल्डिंग बना के और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं प्रोटीन के। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सभी तरह की सूचनाएं जो हैं, डेटा जो है वो जैसे जीन बैंक वगैरह है, ये सारा जो है कलेक्शन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण है, वो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और लार्ज प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, यानी कि वह कोशिका सिर्फ एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी है,
जो नैनो पार्टिकल यूज़ करके आजकल नैनो रोबोट भी बनाए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई नैनो ड्रग्स हैं, कि इतनी छोटी ड्रग्स है जो स्पेसिफिक जो है जगह पर जाकर वर्क करेगी, जिस सेल में जिस सेल को चाहिए। अब तक तो ये होता था कि ऑर्गन स्पेसिफिक ड्रग्स होती थी कि ऑर्गन पर जाकर काम करेगी, लेकिन अब टिश्यू भी नहीं बात कर रहे हम, सेल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो कोशिका जिस कोशिका में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वह जो है उस कोशिका तक ही लिमिट रहेगी। तो ये सारा कुछ जो पॉसिबल है ये नैनो और रोबोटिक्स है, नैनो ड्रग्स है, इनके द्वारा पॉसिबल है। फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारे जो फील्ड्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स हैं। आप यदि जब बीएससी कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो है एमएससी जो है, इन सभी में एमएससी अलग अलग एमएससी होती है। हमने सिर्फ एमएससी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की सुना होगा, लेकिन इन सभी फील्ड में अलग अलग तरह की एमएससी होती है। बट कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कराते हैं। हम इंस्टीट्यूट की भी बात करेंगे इस टॉपिक में, इंस्टीट्यूशंस की भी बात करेंगे। एक और चीज़ मैंने इसमें है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा भी हम जो है, मतलब ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का वो है, एप्लीकेशंस है। एलेक्स जेफरी थी जिन्होंने, सर एलेक्स जेफरी, इन्होंने जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह का हमारे जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगी। इवन वह जो है उसका जुड़वा भाई क्यों ना हो तो भी वह जो है उससे मैच नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारा जो जीनोम है वो एक पर्टिकुलर वो यूनिक है, वो हमारे पेरेंट से भी मैच नहीं करेगा। पेरेंट से मतलब है कि एक सिंगल पेरेंट से मैच नहीं करेगा, दोनों से मैच करेगा। तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करके जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई है। इसमें जो है ब्लॉटिंग कराई जाती है और ब्लॉटिंग कराने के बाद जो बैंड्स होते हैं उनकी मैचिंग कराई जाती है पेरेंट से। तो इसका इस्तेमाल जो है फॉरेंसिक उसमें किया जाता है, ठीक है। फिर जीन थेरेपी है, कोई डिफेक्टिव जीन है उसको यदि उसको मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कि जीन जो है डिफेक्टिव जीन है और वह कोई पर्टिकुलर टाइप का जो है प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो इस जीन थेरेपी के द्वारा वह जो है डिफेक्टिव जीन को ठीक किया जाता है। दूसरा ये इसमें था स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ये जो है स्टेम सेल, आजकल क्या किया जा रहा है कि जो स्टेम सेल्स है उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, ताकि जब बच्चे में यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो स्टेम सेल थेरेपी से जो है उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी की जो है स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखी हुई है, किसी के दांत टूट गए मान लेते हैं, तो वो जो है दांत नेचुरली उगा सकते हैं हम। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है उससे हम जो है उससे एक नया दांत जो है उससे उगाया जा सकता है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है आजकल ये चीज़ें हैं लेकिन महंगी होती हैं। तो हम जो है ऐसा नहीं है कि हम एक आम जो है एक क्लिनिक पर जाएं और कहो कि सर हमारी जो है टिथ ख़राब हो गए और हमें जो ओडोंटोब्लास्ट सेल से नए अच्छे टिथ लगा दें। फिर उसके बाद है बायोरेमिडिएशन है। बायोरेमिडिएशन के द्वारा जो भी कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करें तो वाटर वगैरह है या और कोई ऑयल्स हैं, ऑयल वगैरह है, इनका जो प्रोसेसिंग जो होती है वो बायोरेमिडिएशन के अंदर आती है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉकआउट जीन। ये क्या होता है कि डीएनए क्या होता है कि डीएनए के अंदर जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स हैं और हर एक जीन जो है एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हमें क्या करना है, किसी प्रोटीन को मतलब किसी जीन को ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के क्या तरीके हैं, तो क्या होता है कि एक
आरएनए होता है जिसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए siRNA भी कहलाता है। ये डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर जीन पर जाकर जो है उसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि उससे फिर जो है mRNA नहीं बनेगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ये उस जीन को ब्लॉक कर देता है, उसको उसकी जो एक्टिविटी है उसको रोक देता है। तो इसको बोलते हैं जो है नॉकआउट जीन भी कहा जाता है। ये जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, हमने इसके ऊपर बात कर ही ली कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है तैयार किए जाते हैं जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, GMO। ठीक है, इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों आते हैं। ये जिसका मैंने उदाहरण दिया था BT कॉटन, ठीक है। ये जो है रिकम्बिनेंट नैनो टेक्नोलॉजी, ये इसका जो है बहुतायत में इस्तेमाल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस में यदि बात करते हैं तो 1986 के अंदर जो है एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया गया था, और उसके दौरान जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में जो है क्रिएट की गई पहली बार 1986 में। ये डिसीजन जो लिया गया था 1982 में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लिया गया था। और उसके बाद ही जो है अपने जो इंडिया के अंदर है बायोटेक्नोलॉजी का एक तरह से विकास हुआ, बायोटेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुले। तो इन रिसर्च सेंटर में थे सबसे पहले जो खुलने वाले थे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल के अंदर है। IVRI ये है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर UP के अंदर, बरेली में। ये जो 4 इंस्टीट्यूशन हैं, 3 इंस्टीट्यूशन हैं, ये 3 इंस्टीट्यूशन पहली बार खोले गए थे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत 7 सेंटर खोले गए थे। इनमें ये जो सेंटर है यूनिवर्सिटीज़ में खोले गए थे। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई तमिलनाडु में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, और बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इसके बाद है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में, और फिर उसके बाद जो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका जो साउथ कैंपस है, ये जो 7 सेंटर है इसके बाद बनाए गए DBT के अंडर में। इसी के साथ दिल्ली के अंदर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका कि जो कि पहले CSIR जिसको बोलते हैं, हम CSIR फंडिंग करती है जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च होती है उसकी फंडिंग CSIR द्वारा की जाती थी। आपको पता हो तो CSIR जो है फेलोशिप देती है, और नेट अपने जो साइंस के अंदर जो नेट होती है उसके बाद जो हायर रैंक वाले होते हैं उनको CSIR फेलोशिप मिलती है। मतलब कि जब MSc करोगे आप, और MSc करने के बाद जब आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है नेट के लिए भरोगे, जो कि आपके कॉलेज एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, तो वो जो नेट और CSIR मतलब नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो हायर रैंकर वाले होते हैं, सबसे हाई रैंक वाले होते हैं, उनको SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप दी जाती थी सबसे पहले। तो उसके बाद जो दूसरी फेलोशिप होती है वो CSIR फेलोशिप होती है। फिर उसके बाद तीसरी फेलोशिप होती है, उससे लो रैंकर वालों की फेलोशिप होती है, वो UGC फेलोशिप होती है। और जो जिनको फेलोशिप सबसे कम रैंक वाले होते हैं वो नेट क्वालिफाइड होते हैं। तो आप भी जो MSc करोगे तो ये जो है फेलोशिप
CSIR की लगभग आज की तारीख में 30 से 35,000 रुपये पर मंथ है। तो एक जो है छोटी मोटी आप जो सेकंड ग्रेड स्टैंडर्ड की जो सर्विस है उसकी सैलरी के इक्विवेलेंट ये जो है फेलोशिप होती है। तो इसके अलावा भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। IISc बेंगलोर, ठीक है, जिसका इंडियन IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो है IISc बेंगलोर के अंदर है। ये हमारा इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लेवल, रिसर्च की बात करते हैं तो, ठीक है। JNU का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी जो है काफ़ी नामचीन इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद जो है और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। लखनऊ के अंदर CMAP है, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनके अलावा भी, ये तो सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, ये टाटा का है। तो इसके अलावा जो है DRDO भी जो है रिसर्च कराता है बायोटेक्नोलॉजी में, अलग अलग उसकी लैब्स हैं। IGIB एक दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है। मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, ये जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी जो है अग्रणीय इनका योगदान है। और आप यदि MSc या PG करते हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना आपके लिए लाभकारी होगा, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ, या ये एक है भी, कि डिग्री से ज़्यादा वैल्यू जो है आपकी इंस्टीट्यूशन की होती है। यानी कि ये मायने नहीं रखती कि आपने डिग्री कौन सी ली है, ये मायने रखता है कि किस इंस्टीट्यूशन से लिए। एक तो यह है कि आप PhD डिग्री किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से ले लो, और एक आपने यदि MSc भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से की है तो वह MSc भी आपको जो है अच्छा मुकाम दिला सकती है। या एक बार ये कहें कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, MBA कहीं उनसे कर लो, और एक आप सर्टिफिकेट कोर्स भी IIM से कर लो, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, इनसे कर लो, तो क्या वैल्यू ज़्यादा रखती है? वो IIM वैल्यू रखता है। तो कहने का यही मतलब है कि आप जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आगे जाके अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा जो फोकस है अभी वो है, पहला इंट्रोडक्शन था बायोटेक्नोलॉजी का, अब आगे के जो है हम चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी रुचि हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।